Hello everyone, in this video we are going to see the concept of electricity. So let's start. So here I have made the structure of copper wire. This is a piece of copper wire. Generally in our householding, the wire is made by copper element. So this is the thinnest piece I have extracted from the rubber outer covering of wire. So there are many bunches of wire. So this is one of the piece of wire. It is shape of cylindrical. So wire generally is in the shape of cylindrical shape. So this is a piece of wire, and I have made some dots. These dots are the atom of copper. So generally these atoms are arranged in a systematic manner. कॉपर का लेटाइस होता है, ये सब जितने भी सिल्वर है, सिल्वर का अलग मेटल्स होते हैं, तो अलग अलग सिस्टम, अलग अलग अरेंजमेंट्स होता है. एल्यूमिनियम का अलग होता है, आयरन का अलग होता है. तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबका अपना अपना एक लेटाइस स्ट्रक्चर होता है. वो स्ट्रक्चर हम बाद में पढ़ेंगे, है ना. सॉलिड स्टेट फिजिक्स में पढ़ा जाता है वो. तो जनरली ऑल द एटम्स ऑफ कॉपर एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ए सिस्टमेटिक मैनर. तो जितने भी ये डॉट्स हैं ये सब कॉपर के एटम्स हैं. ये अभी रेस्ट में है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है. और जो वायर है, आई हैव नॉट कनेक्टेड दिस वायर विद द टर्मिनल ऑफ बैटरी. अभी ये कॉपर का जो पीस है, वायर का टुकड़ा, ये अभी रेस्ट में पड़ा हुआ है. इस पर कोई भी पावर सोर्स लगा नहीं रखा है. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली हैपनिंग हियर, है ना. तो जनरली क्या होता है, यहाँ पे एटम्स अपनी फिक्स लोकेशन पे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो आउटर मोस्ट शेल के एटम के आउटर मोस्ट शेल में जो रिवॉल्व करते हैं, वो अपनी जगह पे नहीं होते, वो फिक्स लोकेशन पे नहीं होते, वो इधर उधर मूव होते रहते हैं. जैसे कि कॉपर का जो कॉपर जनरली मेटल होता है, तो मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्यों? क्योंकि उनके जो आउटर मोस्ट शेल होता है, सपोज दिस इज आवर आउटर मोस्ट शेल, जो भी मेटल्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जनरली मेटल में 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, है ना. सो दिस इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअली लाइटली नॉट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बॉन्डिंग का जो फोर्स होता है न्यूक्लियस से बहुत कम होता है, जिस वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स को आउटर मोस्ट शेल के इजीली रिमूव किया जा सकता है. जिस वजह से जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के. जैसे सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वी नो दैट, but it is too costlier, we don't use in householding. So copper is easily available. So these electrons, these outermost shell के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं. इस वजह से जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. सो एटम अपनी लोकेशन पे होता है बच्चों. रेस्ट में कोई पावर सोर्स नहीं है इसके, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगा रखी, सिर्फ रेस्ट में एक वायर पीस पड़ा है कॉपर का. सो एटम्स आर जनरली इन देयर ओन लोकेशन, बट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी लोकेशन पे रिवॉल्व एक पर्टिकुलर एटम के साथ नहीं होते हैं, वो इधर उधर घूमते रहते हैं. सपोज दिस इलेक्ट्रॉन, ये कॉपर एक पर्टिकुलर एटम है और ये इसका इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपनी लोकेशन पे नहीं होगा. ये अपनी लोकेशन से चला जाएगा, यहाँ से किसी दूसरे एटम के पास चल जाएगा, फिर दूसरे एटम से, फिर यहाँ पे जब जगह खाली हो जाएगी तो दूसरे एटम का जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल का, वो इसकी जगह पे आ जाएगा. तो इलेक्ट्रॉन्स है जो इस स्ट्रक्चर में इधर उधर जिगजैग मैनर में मूव होते रहते हैं, और जो उनकी स्पीड होती है वो होती है 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड. इतनी फास्ट स्पीड से वो इस स्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव होते रहते हैं जिगजैग मैनर में. सपोज यहाँ पर अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो ये जिगजैग पैटर्न में कहीं पे भी इतनी स्पीड से वो मूव होता रहेगा, है ना. पर जब वेलोसिटी की बात करता हूँ बच्चों, तो वेलोसिटी होती है उस इलेक्ट्रॉन की होती है, वो होती है 0. ओवरऑल जो जितने भी, ये सपोज ये तो पाथ मैंने बनाया, ये सपोज पर्टिकुलर एटम का है, इलेक्ट्रॉन का है, तो वैसे बहुत सारे मिलियंस एंड ट्रिलियंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो सब जिगजैग मैनर में सब इधर से उधर कोलिजन होता है, तो कोलिजन से वो रिपेल हो जाते हैं, हर डायरेक्शन चेंज होता रहता है. तो ओवरऑल जो वेलोसिटी होती है वो 0 होती है, पर इतनी स्पीड से वो मूव होते रहते हैं. एटम अपनी जगह पे, एटम कहीं नहीं मूव होगा, एटम अपनी जगह पे, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मूव हो रहे हैं सब दूर, है ना. तो ये पाथ बनाया मैंने एक पर्टिकुलर एटम इलेक्ट्रॉन का. तो एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव होता है, उनकी वेलोसिटी 0 होती है बट स्पीड इतनी होती है ना. सो अभी कोई पावर सोर्स नहीं है बच्चों, है ना. तो इलेक्ट्रॉन का ये मैंने बताया मोशन, जब जो कॉपर वायर होता है ये रेस्ट में पड़ा होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से रिवॉल्व करता है. अब बात करते हैं व्हेन वी कनेक्ट दिस कॉपर वायर विद द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी. जब इस कॉपर वायर को हम बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, so this is how this battery looks like. This is our positive terminal and this is our negative terminal. हमें पता है सब 10th बैटरी को इस तरह से सिंबल होता है. हाँ, बैटरी भी बहुत बच्चों, बैटरी एक्चुअली बहुत बड़ा टॉपिक है, एक लेक्चर लग जाता है इसको समझने के लिए. तो अभी के लिए बैटरी को हम एक ये डिवाइस मान के चलते हैं कि बैटरी एक ऐसी डिवाइस है
जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करती है। बैटरी का काम बस इतना सा होता है कि इस कंडक्टर है, दिस इज अ कॉपर वायर, कंडक्टर है ना, तो इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को सेट कर देती है बैटरी। बैटरी की प्रोसेसिंग बहुत अलग टाइप की होती है, वो हम बस अभी के लिए, हम अंडरस्टैंडिंग के लिए बस इतना ही समझते हैं कि एक बैटरी का बस इतना सा काम है, इस कॉपर वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड सेट कर दी थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में होगा। सो अभी इस सिलेंड्रिकल जो अपना वायर है, इस वायर में जो बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वुड बी इन दिस डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चों, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में लगी हुई है। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होने की वजह से अब क्या होता है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड जब किसी चार्ज, कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो उस पर फोर्स एक्ट होने लगता है। तो यहाँ पे हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है ना, सपोज दिस इज आवर इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रिक फील्ड में आया, बैटरी लगाई, इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हुई इस कंडक्टर के अंदर, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगी इसके ऊपर तो इलेक्ट्रॉन पे बच्चों एक फोर्स एक्ट होना लग जाता है। इलेक्ट्रॉन्स आर जनरली नेगेटिवली चार्ज एंड वी नो दैट जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स मूव्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये अगर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे फोर्स एक्ट होने लगेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। सो अब जो इलेक्ट्रॉन्स जो इस तरह से मूव हो रहे थे, इनकी स्पीड इतनी थी, वेलोसिटी ओवर बच्चों क्या थी, 0 थी। जब इनपे फोर्स एक्ट होने लगा तो वो धीरे धीरे ड्रिफ्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। इसे एक इलेक्ट्रॉन पे लगा, फिर धीरे धीरे मिलियंस एंड ट्रिलियंस इलेक्ट्रॉन्स है, उन सब पे फोर्स एक्ट होने लगता है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिस वजह से अब उनमें वेलोसिटी जो थी 0 थी, अब उनमें कुछ वेलोसिटी गेन हो जाती है ना। सो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स में आ चुकी है बच्चों, फोर्स एक्ट होने लगेगा, है ना, फोर्स लगा, एक्सेलरेशन आया, वेलोसिटी आई। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है मूव होना स्टार्ट हो रहे हैं धीरे धीरे एक साइड में, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव होने लगते हैं। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब भी चार्ज पार्टिकल जब मोशन में आता है तो उसी को हम बोलते हैं करंट। तो अभी जितने भी फर्स्ट सेकंड चैप्टर में हमने जो भी देखा था, वो भी जो भी चार्ज की स्टडी करिए, वो जितने भी चार्ज पार्टिकल्स थे सब रेस्ट में थे। जैसे हमने देखा था Q1 है ना, Q1 Q2 ऐसे कुछ चार्ज पार्टिकल्स थे अलग अलग मैग्नीट्यूड का, ये रेस्ट में थे। इनके बीच में क्या फोर्स लग रहा है, इनकी क्या सिस्टम की क्या पोटेंशियल एनर्जी है, क्या पोटेंशियल है इन चार्ज सिस्टम की वजह से, किस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या पोटेंशियल है, डाइपोल्स है, ये सब हमने जो भी पढ़ा था फर्स्ट सेकंड चैप्टर में। जो चार्ज था हमारा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, लाइन चार्ज, जो भी थे, चार्ज जो था वो एक रेस्ट में था, तो हमने उसकी स्टडी करी। अब हमारा जो टॉपिक है थर्ड टॉपिक है अपना थर्ड चैप्टर 12th क्लास का, करंट इलेक्ट्रिसिटी। हम करंट इलेक्ट्रिसिटी, जब ये चार्ज पार्टिकल, जब जो भी चार्ज पार्टिकल नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव कुछ भी हो, जब मोशन में आने लगते हैं तो उसकी जब स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं हम करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स अब मूव होने स्टार्ट हो रहे हैं, इनमें वेलोसिटी आ रही है, एक्सेलरेशन आ रहा है, फोर्स आ रहा है, तो उसी को बोलते हैं। जब भी चार्ज पार्टिकल जब स्टार्ट होते हैं मूव होना किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो हम बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर चीज में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो रहा है। सो इस वायर के अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, है ना। सो भी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो मूव हो रहे हैं, अभी डायरेक्शन जो है इस तरफ मूव हो रहे हैं इस वायर में, इस तरह से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बढ़ते चले आ रहे हैं। सो ये बच्चों ये रियलिस्टिक कंसेप्ट होता है। अब जब चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो अब हम रियलिस्टिक कंसेप्ट को एक साइड में तरह रखेंगे और एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट को स्टार्ट करेंगे। हाइपोथेटिकल कंसेप्ट ये है बच्चों कि करंट का जो डायरेक्शन होता है वो होता है इस तरफ। रियलिटी बच्चों अपन को पता है कि रियलिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, पर ये रियलिटी कंसेप्ट को हम साइड में रखेंगे। ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि आगे जितने भी करंट का डायरेक्शन इस तरह से क्यों लिया था। अब ये सवाल हमारे मन में आता है कि इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव हो रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन भी हमें इधर लेना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। हाइपोथेटिकल कंसेप्ट ये लेके चलते हैं कि जो वायर है जब कनेक्ट हुआ बैटरी से तो पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव होने लग जाता है। रियलिटी पता है हमें कि नेगेटिव चार्ज इधर मूव हो रहा है, बट हम ये मान के चलते हैं कि करंट का डायरेक्शन क्या है बच्चों, इस तरह से है। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि आगे फ्यूचर में जितने भी इलेक्ट्रिसिटी बहुत अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक होता है, मतलब इतना लार्ज टॉपिक है, इसकी बुक्स भी बहुत सारी, इस टॉपिक के अंदर ही इतनी सारी बुक्स आती है। तो इस टॉपिक को समझने के लिए बहुत सारे जब बाद में समझते हैं तो पता चलता है कि करंट का डायरेक्शन हम इस तरह से क्यों लेते हैं। इसको हम अभी के लिए इस तरह से समझ सकते हैं
दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, या फिर हम बोल सकते हैं सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। बात एक ही है, अपना रेफरेंस क्या है बच्चों उस पर डिपेंड करता है, रेफरेंस पॉइंट पे हमारा क्या होता है उसके ऊपर हम डिपेंड करता है। सो अभी हम रेफरेंस ये मान के चलते हैं कि जब बैटरी लगाई है करंट का डायरेक्शन ऐसा है, तो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इस टर्मिनल से इस टर्मिनल की तरफ मूव हो रहा है ना। सो दिस हाइपोथेटिकल, वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी विद दिस हाइपोथेटिकल कंसेप्ट दैट पॉजिटिव चार्ज फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो करंट आई से इंडिकेट करते हैं। सो करंट होता क्या है बच्चों, करंट को भी समझ लेते हैं। करंट ये होता है कि कितना चार्ज, पॉजिटिव चार्ज किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से कितने टाइम में क्रॉस हो रहा है ना। सपोज दिस इज अवर वायर, तो सपोज एक क्रॉस सेक्शन एरिया मान लेता हूं मैं, है ना। सो अवर क्रॉस सेक्शन एरिया, तो पॉजिटिव चार्ज बच्चों, पॉजिटिव चार्ज मूव हो रहा है ना। अभी इलेक्ट्रॉन्स वगैरह सब हटा देते हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स को अब स्टडी नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन को नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि पॉजिटिव चार्ज एक तरह से मूव हो रहा है इस वायर के अंदर। जितनी भी बुक्स आप पढ़ोगे एनसीईआरटी, बहुत, उसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स है, उनमें ये लिखा रहेगा कि पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर के अंदर मूव होता है। पर रियलिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है अपनी जगह पे फिक्स होता है। रियलिटी को हम साइड में रखेंगे, है ना। सो करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट को डिफाइन इस तरह से किया जाता है कि पॉजिटिव चार्ज, कितना चार्ज एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से कितने पर्टिकुलर टाइम में क्रॉस हो रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं करंट। सपोज कोई चार्ज डी क्यू पर्टिकुलर, सपोज एरिया भी बड़ा है तो हम डेल्टा क्यू बोल देते हैं। सपोज डेल्टा क्यू चार्ज इस क्रॉस सेक्शन से क्रॉस हो रहा है डेल्टा टी टाइम में, तो करंट जो होता है उसकी डेफिनेशन हो जाती है del q upon del. So this is defined by current. Current is defined by a charge, particular charge crossing a cross section area in particular time interval. तो उसी को हम बोलते हैं करंट से डिफाइन करते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो एरिया पे इंडिपेंडेंट है, करंट जो है एरिया से इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे एरिया हमें कहीं नहीं दिख रहा है बच्चों, एरिया इसमें भी नहीं है, ना ही टाइम में क्या एरिया है इसमें। तो चार्ज पे डिपेंडेंट है और टाइम पे डिपेंडेंट है, तो इसी को हम बोलते हैं करंट। पर जब सवाल ये उठता है कि जो एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी डिपेंड होना चाहिए। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया इस कंडक्टर का अगर कम हुआ तो उस जगह से करंट भी कम पास होता है। ये हमारे मन में से क्वेश्चंस आते हैं, तो उस क्वेश्चन के लिए एक नई चीज आ जाती है, जैसे कि इस कंडक्टर को मैं नया बनाता हूँ। सपोज दिस कंडक्टर राइट नाउ लुक्स लाइक दिस। सपोज आई हैव डिक्रीज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस कंडक्टर। अब ये हमारा वायर बन चुका है ना। यहाँ पे एटम्स भी कम होंगे, एटम्स कम होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स भी कम होंगे। तो हमारे मन में अब ये समझ में आता है कि ये चीज क्वेश्चन आता है, राइज होता है कि यहाँ पे इस जगह पे करंट ज्यादा होगा और इस जगह पे करंट क्या होगा, कम होगा। पर नहीं है बच्चों, करंट का जो डेफिनेशन है उसमें कहीं से कहीं तक एरिया इंक्लूडेड नहीं है। इस वजह से हम एक नई चीज लेके आते हैं जे, जिसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को जे से इंडिकेट किया जाता है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे बच्चों, है ना, इस पर्टिकुलर जगह पे भी करंट आई ही है और इस पर्टिकुलर जगह पे भी करंट जो है वो है आई। बट जो डिफरेंट चीज होती है वो होती है जे, दैट इज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी बच्चों यहाँ पे ज्यादा होगी और करंट डेंसिटी इस पर्टिकुलर सॉरी बच्चों, करंट डेंसिटी इस पे कम होगी और इस लोकेशन पे क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। क्योंकि हम जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स में 11th क्लास में देखा होगा हमने कि जितना वाटर इस जगह से जा रहा है उतना ही वाटर इस जगह से जाएगा। बट होता क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका ज्यादा है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, तो यहाँ से वेलोसिटी उस वाटर की क्या होती थी, कम होती थी, उस जगह से वेलोसिटी हो जाती थी ज्यादा। बट वाटर की जो क्वांटिटी रहती है उतनी ही फ्लो होती है ना। तो उसी तरीके से करंट जो होता है एक वाटर के फ्लो की तरह हम समझ सकते हैं ना। तो इंडिपेंडेंट होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के। पर जो करंट डेंसिटी होती है उस डिपेंड होती है क्रॉस सेक्शन एरिया पे, क्योंकि इस जगह पे करंट डेंसिटी क्या हो गई, कम, इस जगह पे करंट डेंसिटी क्या हो गई बच्चों, ज्यादा। जो चार्ज है यहाँ पे दूर दूर रहेगा, डेंसिटी उसकी कम है। बस जैसे नैरो होने लग जाता है पाथ, तो चार्ज उतना ही फ्लो हो रहा है, बट उसकी जो मतलब आसपास की जो गैपिंग है वो मतलब एक तरह से समझ सकते हैं कि डेंसिटी जो है इंक्रीज होती जा रही है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया पे यहाँ पे डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सो इट इज डिफाइंड बाय जे एंड इट इज इक्वल्स टू आई अपॉन एरिया। अच्छा, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना कम करंट डेंसिटी होगी, और जितना कम एरिया होगा उस क्रॉस सेक्शन एरिया का तो करंट डेंसिटी भी क्या होगी बच्चों, उतनी ही होगी। बट आई इज अवर आई, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो होता है कांस्टेंट होता है ना। इस चीज का ध्यान रखना बच्चों। एरिया यहाँ पे ज्यादा है तो करंट डेंसिटी बच्चों क्या हो गई, कम हो जाएगी। और यहाँ पे एरिया क्या है बच्चों, इस जगह पे क्रॉस सेक्शन एरिया वो कम है तो करंट डेंसिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो ये होती है करंट डेंसिटी डिनोटेड बाय जे, है ना। वो करंट होता है
डेल क्यू अपॉन डेल टी। अब इसकी यूनिट देखते हैं। करंट की जो डायमेंशन होते हैं वो होना क्या चाहिए बच्चों, चार्ज का होता है कूलम और टाइम का होता है सेकंड, सो दिस बिकम्स कूलम पर सेकंड, ये ऐसा यूनिट होनी चाहिए। बट नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता है। करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। ऐसा यूनिट 7 स्टैंडर्ड यूनिट जो हमने पढ़ी थी 11th क्लास में, वही 7 स्टैंडर्ड यूनिट में से है। पर होना क्या चाहिए बच्चों, मन में एक और चीज क्वेश्चन आती है कि चार्ज को इसको होना एक्चुअल में ये मन में ऐसा आता है कि यार चार्ज स्टैंडर्ड होना चाहिए, पर करंट को स्टैंडर्ड क्यों मानते हैं, ये भी चीज वो बच्चों टॉपिक बहुत बड़ा है। जितने भी हम आगे कुछ पढ़ते हैं नई नई चीजें इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड, तो हमें बाद में समझ में आता है कि हाँ कूलम्स जो चार्ज है उसको हम एक तरह से साइड में रखते हैं, तो हम एम्पियर को ही सिलेक्ट किया जाता है ना। तो ये भी मान के चलो बच्चों कि एम्पियर ही स्टैंडर्ड है, होना ये चाहिए था कूलम्स को स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड्स में रखना चाहिए था, पर 7 जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसमें करंट को ही रखा जाता है, तो इट इज डिनोटेड बाय एम्पियर। सो बच्चों अब इससे हमें समझ में आता है जो चार्ज है जिसको हम कूलम बोलते हैं, तो कूलम की यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, कूलम की जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी एम्पियर सेकंड। जो चार्ज हम बोलते हैं कूलम से डिनोट करते हैं, तो उसकी जो एक्चुअल जो यूनिट है वो होती है एम्पियर सेकंड, ध्यान रखना एम्पियर और सेकंड। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। हम पर लिखते थे फर्स्ट चैप्टर में भी हमने चार्ज को यूनिट जो है डिनोट करी थी कूलम से, पर एक्चुअल जो चार्ज यूनिट होती है वो होती है एम्पियर सेकंड, ध्यान रखना इस चीज का। तो ऐसा यूनिट जो होती है करंट की होती है एम्पियर, ए से डिनोट करते हैं। सो दिस इज करंट कांस्टेंट रहेगा, बट करंट डेंसिटी जो होगी वो होती रहेगी चेंज। इस चीज को ध्यान रखना। अभी तो बहुत सारी चीजें इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में हम समझ में आएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह सब है। सो दिस वाज द जस्ट कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो हम हाइपोथेटिकल कंसेप्ट लेके चलेंगे पूरे जितने भी 12th क्लास में करंट से रिलेटेड, है ना। रियलिटी हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, बट उसको हम कंसेप्ट को साइड में रखेंगे और हाइपोथेटिकल कंसेप्ट लेके चलेंगे कि पॉजिटिव चार्ज इस वायर के अंदर फ्लो हो रहा है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना बच्चों। सो थैंक यू।